हेलो बच्चों, तो फील्ड फार्मेसी है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके एग्जाम हो गए हैं, कुछ बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, है ना। कुछ बोर्ड हैं जिनके होने वाले हैं। कर तो लिया फार्मेसी। देखो क्या है कि आज की डेट में देखो पॉइंट बहुत सॉलिड है। कोई भी कोर्स आप करते हो, कोई भी, तो ये जरूर पता होना चाहिए कि ये कोर्स करने के बाद क्या करोगे। राइट। जैसे आज की डेट में बच्चे पूछते हैं, सर हमने फार्मेसी कर ली, है ना, हमने फार्मेसी कर ली, फार्मेसी में डी फार्म कर लिया या बी फार्म कर लिया, अब आगे क्या करें। पॉइंट है, डी फार्म किया या बी फार्म किया, आगे क्या करें। पहले डी फार्म को लेते हैं। मैं पूछता हूं क्या करना चाहते हो, क्या सोच के तुमने डी फार्म किया था। बोले घर वालों ने करवा दिया, कुछ बोले मेडिकल स्टोर खोलना है। तो जिसको मेडिकल स्टोर खोलना है उसके लिए कोई इशू नहीं है। मेडिकल स्टोर खोलना है, ओके, खोल लो भाई मेडिकल स्टोर। उसके लिए क्या भाई, डी फॉर्म कंप्लीट कर लिया, हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर लिया, तुमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, यूनिक आईडी जनरेट कर दी। उसके बाद डीआई के पास जाके टेक्निकल, एज ए टेक्निकल पर्सन अपने को अप्रूव्ड कराना पड़ेगा। फिर जाके आप जो है अपना लाइसेंस मतलब कहीं लगा सकते हो, मेडिकल स्टोर खुलवा सकते हो। राइट। टेक्निकल पर्सन आपको बनना पड़ेगा, टेक्निकल पर्सन डीआई अप्रूव करता है, उसके पास जाना पड़ेगा आपको ग्रीन कार्ड लेके। ठीक, यहां तक तो भाई बात हो गई सिंपल सी मेडिकल स्टोर की। फिर आजकल बच्चे पूछते हैं सर डी फार्म कर लिया, आगे क्या करें। हमने भाई क्या सोचा क्या है। कोई कहता है सर बीएससी कर लें क्या। हमने कहा भाई ये बताओ, तुमने डी फार्म किया है, डी फार्म किया है, डी फार्म करके बीएससी तुम करना चाहते हो, 3 साल का कोर्स है। ठीक, 3 साल का कोर्स है, ये करने के बाद क्या करोगे भाई। अगर तुम बीएससी 3 साल फिर और अपने जीवन के बर्बाद करना चाहते हो या बीएससी करना चाहते हो तो आगे क्या करोगे। बोले सर आगे कुछ सोचा नहीं है, आगे कुछ सोचा नहीं है। क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं डी फार्म के जो खुद बीएससी या एमएससी करने के बाद डी फार्म कर रहे हैं। तो कुछ पहले कर लिए, कुछ बाद में करना चाहते हैं। ना इनको पता है ये करने के बाद क्या करेंगे, ना इनको पता है ये करने के बाद क्या करेंगे। तो देखो क्या है ना कि जीवन में मतलब इंसान को एक ही जिंदगी मिलती, उसी जिंदगी में सब कुछ करना है भाई। हमेशा बिना टारगेट के पढ़ते ही जाओगे या लाइफ में आगे भी कुछ करोगे। भाई डी फार्म तुमने कर लिया, ठीक है कर लिया, एक्सीडेंटली कर लिया, किसी के कहने पे कर लिया, खुद के कहने पे कर, जैसे भी किया। अब डी फार्म के बाद, एक डिप्लोमा करने के बाद, या कह लो बी फार्म करने के बाद, अब आगे आपको देखो 2 रास्ते हैं। एक तो आगे हायर स्टडी है, मींस हायर स्टडी में जाना है, दूसरा आपको जॉब में। ठीक, अगर उम्र कम है, एज आपकी कम है, 10+2 के बाद आपने डी फार्म कर लिया है, मेरा सजेशन है हायर स्टडी में जाओ। लेकिन हायर स्टडी में भी ऐसी लाइन पकड़ो कि भाई 3 साल 4 साल का जो भी कोर्स आप करते हो उसके बाद एटलीस्ट कुछ आपकी अर्निंग शुरू हो जाए। पॉइंट है कि नहीं भाई। जो भी आप जॉब करते हो, जो भी पढ़ाई किया आपने, हायर स्टडी में गए, हायर स्टडी खत्म करने के बाद कुछ अर्निंग इतनी हो कि आप अपने खर्चे, या अगर शादी ब्याह घर वालों ने कर दिया तो उनके खर्चे उठा लो। ओके, अब हायर स्टडी की बात अगर करें तो हम हायर स्टडी क्या कर सकते हैं, है ना भाई। पॉइंट ना कि सर अच्छा बताओ हायर स्टडी अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, फिर क्या ऑप्शन क्या होता है, वो भी सजेस्ट कर देता हूं। अगर आप हायर स्टडी में जाते हो आफ्टर डी फॉर्म, है ना, डी फॉर्म के बाद अगर आप स्टडी चुनते हो तो क्या करोगे भाई, बी फॉर्म कर सकते हो,
आपकी अपनी फील्ड है। ठीक, मैं कहता हूं बी फॉर्म भी कर सकते हो, गुड, नीट क्वालिफाई कर सकते हो। अब नीट क्वालिफाई जैसे कहूंगा आधे से ज्यादा हंसने लगेंगे कि सर अगर इतनी काबिलियत हम में होती तो हम डी फॉर्म करने क्यों जाते। बहुत सारे बच्चे हैं इसकी तैयारी भी कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कर रहे हैं डी फॉर्म कि अगर इसमें नहीं होगा तो कुछ तो मेरे पास है। मैं कहता हूं डी फॉर्म तुमने कर लिया, नीट की तैयारी करो। डी फॉर्म जो करने वाले हैं उनको भी बोल रहा हूं, करते करते डी फॉर्म करते करते नीट की तैयारी करो। मैं नहीं कहता तुम एमबीबीएस निकाल ले जाओ, एटलीस्ट बीएमएस या बीएचएमएस है ना, या बीयूएमएस, कुछ तो निकलेगा। नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, क्लिनिक खोलने की अथॉरिटी मिल जाएगी, है ना। और बीएचएमएस वगैरह करना कोई बड़ी चीज नहीं, लोअर रैंक में आराम से मिल जाता है। ठीक, ये उन्हीं के लिए है जिनकी एज 10+2 है, मतलब 10+2 के बाद जिन्होंने डी फॉर्म कर लिया, या जिनकी भाई जैसे गर्ल्स की बात है, अगर शादी में समय है 3-4 साल कर लो भाई, है ना। लड़कों के साथ भी अगर इतना समय है तो कर लो। मतलब डी फॉर्म के साथ आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हो और इससे आप अपना क्लिनिक खोल सकते हो। वैसे भी हमारे जो डी फॉर्म के बच्चे हैं वो इतना ब्रिलियंट हैं कि उनको आधी डॉक्टरी तो हॉस्पिटल की ट्रेनिंग में सीख जाते हैं, बस उनको राइट नहीं है क्लिनिक खोलने का, अदरवाइज वो क्लिनिक खोलेंगे भी और चला भी लेंगे। तो उस राइट को लेने के लिए नीट की तैयारी करो, हल्का फुल्का भी पढ़ के जाओगे तो लोअर रैंक में एटलीस्ट क्वालिफाई कर जाओगे, कोई ना कोई कॉलेज तुमको मिल जाएगा। बीएमएस बीएचएमएस कुछ भी कर लो, डॉक्टर लग जाएगा, क्लिनिक खोल लोगे और खुद के डी फॉर्म के लाइसेंस पे मेडिकल स्टोर खुल जाएगा। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बी फॉर्म करोगे तो क्या कर सकते हो, तो सबसे पहली चीज बी फॉर्म का जो सबसे बड़ा फायदा है वो है ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो। डीआई अपने आप में ए ग्रेड की जॉब है, ड्रग इंस्पेक्टर बनना शहर का राजा है ना। फार्मेसी फील्ड का तो जो चाहेगा शहर में वही होगा, तो ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, राइट। अब चलो भाई ड्रग इंस्पेक्टर बन गए तो आगे तो भाई जलवे ही जलवे हैं, पैसा रुपया कमी होना ही नहीं है ना। बाकी कमाना तुम सब जानते हो बहुत अच्छे से, एक बार मौका मिल जाए खाली। ठीक, फिर बात करते हैं, चलो सर कैसे करेंगे तैयारी, है ना, ड्रग इंस्पेक्टर की। कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, आराम से जो बी फॉर्म में पढ़े हो वही पढ़ना है और 18 महीने का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेनी है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मांगते हैं भाई ड्रग इंस्पेक्टर के लिए। तो ठीक, अब इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस में दो चीजें हैं, ये डी फॉर्म वाले बच्चे भी इंडस्ट्री जा सकते हैं, जो डी फॉर्म किए हैं वो भी इंडस्ट्री जा सकते हैं, और बी फॉर्म वाले भी इंडस्ट्री जा सकते हैं। दोनों में फर्क क्या है कि एक डी फॉर्म का जाता है और एक बी फॉर्म का जाता है। तो जो डी फॉर्म का जाता है इंडस्ट्री में बच्चा, उसको टेक्नीशियन की जॉब मिलती है। टेक्नीशियन या कह सकते हो ऑपरेटर, मशीन चलाता है ये। मशीन की सारी जिम्मेदारी, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं करोड़ों रुपए की, उसकी जिम्मेदारी इसके हाथ में होती है। बी फॉर्म वाला फिर क्या करेगा, बी फॉर्म वाला इस डी फॉर्म वाले से सीनियर है तो ये इसको सुपरवाइज करेगा। सुपरवाइज करेगा मींस जो डी फॉर्म वाला काम कर रहा है वो काम सही तरीके से कर रहा है कि नहीं, वो सुपरवाइज करेगा। अब डी फॉर्म करने के बाद अगर इंडस्ट्री जाते हो और अगर आपका हिसाब किताब बहुत बढ़िया रहा तो बहुत सारी कंपनियां हैं, मैंने पहले भी कहा था, वो कंपनियां स्पॉन्सर कर देती हैं बी फॉर्म, मींस वो खुद आपको पढ़ाएंगी आगे। सेम चीज इधर भी है बी फॉर्म के साथ, अगर काबिलियत आप में है कंपनियां आपको एम फॉर्म कराएंगी, खुद बी फॉर्म के बाद आपको एम फॉर्म कराती हैं
और एम फॉर्म करा के खुद के R&D सेंटर में आपका ट्रांसफर कर देती हैं। मींस आप खुद साइंटिस्ट बन सकते हो। इसको बोलते हैं इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड, मींस कंपनी स्पॉन्सर्ड करती है। बस आप में काबिलियत होनी चाहिए वो चीज पाने की, बराबर। अच्छी खासी सैलरी मिलती है। हाँ, अब अगर हम सैलरी की भी थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि मेन मुद्दा तो यही आता है ना कि सर अगर इंडस्ट्री में गए तो सैलरी कितनी मिलेगी, है इंडस्ट्री में गए तो सैलरी कितनी मिलेगी। देखो, डी फॉर्म करके जाओगे तो 10,000 से शुरुआत होगी, सिंपल सी बात है, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं, शर्म वाली कोई बात नहीं। 10,000 से किसी किसी अगर छोटी मोटी कंपनी में गए तो वहां पे 7-8 हजार से ही शुरुआत होगी, सिर्फ 7-8 हजार ही छोटी मोटी कंपनी में। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो आपके इंक्रीमेंट लगते हैं, इंक्रीमेंट परसेंट में लगते हैं। तो जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी आपका इंक्रीमेंट बढ़ता जाएगा। दूसरा, आप कंपनी स्विच कर सकते हो, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा सकते हो जहां आपके पास एक्सपीरियंस हुआ। फिर ढेरों कंपनियां हैं, कंपनी जब चेंज करते हो तो 30% 40% का राइज मिल जाता है। कभी कभी अगर आप में काबिलियत है तो डबल और ट्रिपल भी सैलरी हो जाती है, चाहे बी फॉर्म हो, चाहे एम फॉर्म हो, चाहे डी फॉर्म हो। मैंने खुद इंडस्ट्री में काम किया है, कई बार मैंने खुद जब जंप मारा है तो मेरी सैलरी जस्ट डबल हुई है। यह डिपेंड करता है आपकी काबिलियत पे, इंटरव्यू किस तरीके से जाता है आपका, बराबर। तो भाई ये बात हो गई, बी फॉर्म कर लिया, इंडस्ट्री चले गए। अब सवाल ये उठता है कि चलो सर अगर इंडस्ट्री गए तो इंडस्ट्री में जॉब कैसे लगेगी, है ना। तो इंडस्ट्री में जॉब कैसे लगेगी, बाकी हम पार्ट फिर कवर कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसी के, है ना। अगर पसंद आए तो बताना, नेक्स्ट पार्ट भी इसका बनाएंगे। और भी हायर स्टडी में क्या क्या, इवन आप अब्रॉड बाहर भी आप पढ़ने जा सकते हो बी फॉर्म करके। बी फॉर्म करके 17 से 18 ऐसी कंट्री हैं जो इंडियंस को प्रेफरेंस देती हैं जॉब में। 17 से 18 कंट्री हैं। बी फॉर्म करके आप अब्रॉड भी जॉब करने जा सकते हो, बहुत बड़ा बेनिफिट है बी फॉर्म का। और जब बाहर जाते हो तो दिनार, डॉलर, है ना, इन सब में आपकी सैलरी होती जो इंडियन करेंसी के हिसाब से कहीं ज्यादा है। तो कहने का मतलब आपके पास पैसे की कमी जीवन में नहीं होगी अगर इस तरीके से काम करोगे तो। फिर सवाल यह उठता है कि इंडस्ट्री में, ठीक है सर चलो हम इंटरेस्टेड हैं, इंडस्ट्री में जॉब कैसे मिलेगी, राइट। यह मुद्दा है कि इंडस्ट्री में तो मुझे कोई जानता नहीं है, तो इंडस्ट्री की जॉब मिलने का तरीका क्या है। ठीक है भाई, देखो इंडस्ट्री में जॉब कैसे मिलेगी। तो डी फॉर्म किया या बी फॉर्म किया, तुमने जो भी किया, डी फॉर्म किया हो चाहे बी फॉर्म किया हो, कुछ उसी हिसाब से जॉब मिलती है। अब करोगे क्या, अगर तुम्हारा ये दोनों कंप्लीट, दो में से कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो डी फॉर्म करके बी फॉर्म करने गए, कुछ के दोनों कंप्लीट होंगे, कुछ के एक कंप्लीट होंगे। सबसे पहले अपना सीवी बना लो, सीवी बना लो या रेज्यूमे बना लो। ठीक, कैसे बनाना, एक मेरा चैनल है एवी केमिस्ट्री का, क्या है, एवी मोटिवेशन, है ना, दूसरा चैनल है, उसमें मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो एवी मोटिवेशन बाय अवरेंद्र सिंह डालोगे, है ना, तो निकल के आएगा। उसमें सीवी रेज्यूमे कैसे बनता है मैंने डिटेल में बता रखा है, उसको दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे कैसे बनता है, स्टेप बाय स्टेप। इवन मैंने अपना खुद का सीवी उस पर शेयर भी किया है, तो वो जाके देख सकते हो वहां पे। ठीक है, ये बना लिया। ठीक, अब बना के क्या करें, देखो तुम लोगों ने चाहे डी फॉर्म हो चाहे बी फॉर्म हो, एटलीस्ट इंडस्ट्रियल विजिट की होगी, इंडस्ट्रियल विजिट की होगी। इन लोगों ने इंडस्ट्रियल विजिट डी फॉर्म ने की होगी, और बी फॉर्म में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की होगी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की होगी। ठीक है, कुल मिला के थोड़ा बहुत नॉलेज इंडस्ट्री के बारे में है। तो इतना पता होगा कि अगर आपका कोई लिंक नहीं तो इंडस्ट्री में जा नहीं सकते। ये एक मिथ है। क्यों? क्योंकि किसी को जानकारी ही नहीं है कि इंडस्ट्री में आप अप्रोच कैसे लगाओ। यही होता है कि जब भाई, जैसे मैंने काम किया इतने दिन, तो मुझे इतनी सारी बारीकी, तो भाई 10 साल का टाइम बहुत लंबा टाइम होता है, राइट, रग रग से वाकिफ है इंडस्ट्री की। तो सबसे पहले क्या करो, सीवी तुमने बनाया, और इस सीवी को, एक है naukri.com, naukri.com,
कंप्लीटली सेफ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो naukri.com की साइट पे जाओ, अपना रजिस्ट्रेशन करो और अपना CV अपलोड कर दो। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स अपनी स्किल, हॉबी, नाम, मेल आईडी, इंटरेस्टेड एरिया, सब कुछ उसमें डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से लिखो लिटरली। और उसको डेली, मतलब naukri.com में ऐसा नहीं है कि रजिस्टर कर दिया और रजिस्टर करके भूल गए। उसको दिन में कई बार लॉगिन करो, लॉगिन करके देखो कि तुम्हारी आईडी पे कुछ जॉब आई है। इवन वो लोग आपके मेल पे भी जॉब के लिंक भेजते हैं, ठीक। दिन में 3 से 4 बार naukri.com ये चेक करता है कि आप सीरियस कितना हो, किस बंदे ने कितने बार साइट को खोला, naukri.com को कितने बार विजिट किया। इट मीन्स आप सीरियस हो जॉब को लेके कि नहीं, आपको चाहिए जॉब कि नहीं चाहिए, राइट। तो उस हिसाब से अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको नंबर ऑफ जॉब ज्यादा भेजेगा, समझे। तो नंबर ऑफ जॉब भेजेगा और फिर उस लिंक पे, जिस भी कंपनी का लिंक आता है डिटेल में, है ना, अपना मोबाइल नंबर वगैरह शेयर करना। कई बार तो कंसल्टेंसी वाले naukri.com, होता क्या है, naukri.com खुद कॉल नहीं करता, कंसल्टेंसी जो होती हैं, कंसल्टेंसी इन सबका टाई अप होता है, इन सबका इंडस्ट्री के साथ टाई अप होता है। तो कंपनी वाले बहुत कम वॉक इन लेने जाते हैं, वॉक इन इंटरव्यू बहुत कम होते हैं। ज्यादातर वो क्या करते हैं, कंसल्टेंसी वालों से बोल देते हैं भाई हमको 100 बंदे चाहिए, इस काबिलियत के 100 बंदे चाहिए। अब ये कंसल्टेंसी वाला naukri.com पे जाता है, जो भी डेस्परेट है, जो भी कैपेबल है, CV देख के, CV फर्स्ट इंप्रेशन है बहुत बढ़िया बनाना, है ना। उसके बाद CV देखेगा और यहां से क्या करेगा, नंबर उठा लेगा, नंबर और CV आपके उठा लेगा। फिर ये कंसल्टेंसी वाले आपको फोन करेंगे। और ये काम एक नहीं, कई कंपनी वाले, कई कंसल्टेंसी करते हैं। और एक बार आपके पास कॉल आनी शुरू हो गई तो फिर देखो बहुत सारे लोग बीच बीच में लुभावने कंसल्टेंसी वाले वही बोलेंगे कि हमको 5,000 रुपए दो, हम तुम्हारा वॉक इन करा देंगे। ये सब फालतू की चीजें, कुछ किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। naukri.com पे भी प्रीमियम है, वहां से भी कॉल आएगा कि 15 दिन के अंदर जॉब लगवा देंगे, सब फर्जी, कुछ मत करना, कहीं 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, राइट। धीरे धीरे करके naukri.com से बहुत सारी कंपनियां हैं, खुद बच्चों के CV उठाती हैं और खुद डायरेक्ट भी कांटेक्ट करती हैं। कुछ दिन ये प्रैक्टिस करते रहो, रिस्पांस मिलता है। मैं खुद किसी वीडियो में 25-30 कंपनी के HR के नंबर आपको मेल में दिखा दूंगा या अटैच कर दूंगा, तो उनको आप देख लेना। दूसरा, CV आपने बनाया, जो भी आपकी ड्रीम कंपनी जहां तुम काम करना चाहते हो, वहां के HR का नंबर आपको नेट से मिल जाएगा, मेल आईडी, है ना। आप फोन भी कर सकते हो, मेल आईडी पे भी अपना CV, इफेक्टिव CV, क्योंकि आप कितना कैपेबल हो वो आपको नहीं जानता, लेकिन आपका CV बताएगा कि आप कितना कैपेबल हो, ठीक। एक बार आपके पास कॉल आ जाती है उसकी, फिर क्या होगा, कॉल आएगी, इंटरव्यू अरेंज होगा। फिर सर कॉल आ गई, इंटरव्यू अरेंज हो गया, तो अब सवाल क्या पूछा जाएगा, सबसे बड़ा डर, हमको तो कुछ पता ही नहीं इंडस्ट्री के बारे में। तो देखो सीधी सी बात है कि आपके पास इंडस्ट्री का तो नॉलेज है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात, इंडस्ट्री के बारे में तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। आपके पास नॉलेज किस बात का है, सब्जेक्ट का, ठीक, सब्जेक्ट का नॉलेज है, तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट के बारे में पूछेगा। अब सब्जेक्ट में भी क्या पूछ सकता है, ये भी क्वेश्चन है ना, सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं। उसको तुम्हारे केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर से क्या मतलब, भाई केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर से उसको क्या लेना देना, इसलिए कोई मतलब नहीं, है ना। तुमको फार्माकोलॉजी आती कि नहीं आती है, फार्माकोलॉजी आती है कि नहीं आती है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन आता है कि नहीं आता, इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, मतलब कुछ नहीं। पूछेगा कहां से, तुमको पता क्या होना चाहिए, तुमको फार्मेसी लॉ इथिक्स पता होना चाहिए, फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स, ठीक। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या, शेड्यूल पूछे जाते हैं, ये नहीं कि एनआलटी पेनाल्टी पूछो, वो एक्ट कब आया, वो फैक्ट कब आया, कि इसमें क्या होता है, कुछ नहीं। डीएनसी एक्ट बहुत अच्छे से देख लो, बस डीएनसी एक्ट, यही एक्ट अच्छे से पढ़ लो, ठीक। फिर क्या पूछ लेते हैं, जीएमपी सीजीएमपी पूछ लेते हैं, है ना। शेड्यूल एम एंड शेड्यूल एन के बारे में ये जानकारियां आपसे पूछी जाती हैं। और क्या पढ़ा है फार्मेसी लॉ इथिक्स में, तुमने वैलिडेशन पढ़ा है ना। वैलिडेशन क्या होता है,
कैलिब्रेशन क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल से क्या समझते हो, ठीक, क्वालिटी एश्योरेंस से क्या समझते हो, ये चीजें हो गई। और क्या पूछते हैं, और पूछते हैं आपसे फार्मास्यूटिक्स डिटेल में। फार्मास्यूटिक्स तुम्हारा एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। फार्मास्यूटिक्स में भी शेड्यूल एम हो गया, एन हो गया, सीजीएमपी जीएमपी हो गया, वैलिडेशन कैलिब्रेशन ये सब हो गया, है ना। और क्या पूछते हैं, और आपको मालूम होना चाहिए डिटेल में टैबलेट के बारे में, और किसके बारे में, कैप्सूल के बारे में, और किसके बारे में, स्टेराइल प्रिपरेशन के बारे में, इंजेक्टेबल्स के बारे में, और ऑटोक्लेविंग मेथड क्या होते हैं। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे। देखो क्या है ना, उसकी एक्सपेक्टेशन, उसको तुमसे क्या बनवानी है, तुमसे टैबलेट बनवाना है, तुमसे पाउडर बनवाना है, तुमसे इमल्सन बनवाना है, तुमसे सॉल्यूशन बनवाना है, तुमसे कैप्सूल फिल कराना है। तो जाहिर सी बात है तुमको स्ट्रक्चर आता है कि नहीं आता, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं आता क्या फर्क भाई, उसको तो टैबलेट कैप्सूल बनाना है ना। तो अगर टैबलेट का इंटरव्यू देने जाते हो तो टैबलेट पूरी तरह से आपको पता होना चाहिए। टैबलेट कहाँ ग्रेनुलेशन होता है, कहाँ डिस्पेंसिंग होती है, कैसे कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन में कितने स्टेशन की मशीन होती है, डाई पंच क्या होता है ना। तो उस डाई पंच में बहुत खास चीज एक होती है, टूलिंग का नाम सुना होगा, टूलिंग, है ना, चाहे बी फॉर्म हो चाहे डी फॉर्म हो, सबसे टूलिंग सिस्टम है, बी टूलिंग, डी टूलिंग, बीबी टूलिंग, डीबी टूलिंग, क्या क्या होती है ये टूलिंग के आपको स्पेसिफिकेशन डाई पंच के पता होने चाहिए। डाई पंच कितने तरीके के होते हैं, पंच सेट क्या होता है ना। फिर कोटिंग कैसे होती है, शुगर कोटिंग कैसे होती है, एल्कोहलिक कोटिंग कैसे होती है, एक्वस कोटिंग कैसे होती है, कोटिंग पैन क्या होते हैं, राइट। ये सब चीजें आपको जानकारी में होना चाहिए, किस किस तरीके की कोटिंग, और कोटिंग में कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं। फिर टैबलेट में ही कंप्रेशन के कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, कोई डिफेक्ट अगर आ गया उसको ट्रबल शूटिंग कैसे करोगे, मतलब उसको कैसे सही करोगे मशीन से, राइट। या ये जो टैबलेट डिफेक्ट आते हैं तो ये क्यों आते हैं, इनके पीछे का रीजन क्या है। भाई जाहिर सी बात तुम्हारे ग्रेन्यूल में कुछ कमी रही होगी, तो वो कमी क्या है वो आपको पता है कि नहीं, राइट। तो इस तरीके के कुछ सवाल हैं जो आपको पता होने चाहिए। अल्टीमेटली अगर मुझसे पूछा जाए तो आपको फार्मास्यूटिक्स और फार्मेसी लॉ इथिक्स, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको एटलीस्ट डी फॉर्म और बी फॉर्म लेवल पे आपको पता होना चाहिए, ठीक। जीएमपी सीजीएमपी करंट का सिनेरियो है, थोड़ा बहुत अंदाजा आपको 21 CFR का होना चाहिए, 21 CFR का होना चाहिए। रेगुलेटरी बॉडी कौन की है, भाई जब पूछा जाए यूएस की रेगुलेटरी बॉडी यूएस FDA है, हमारे यहाँ इंडिया की रेगुलेटरी बॉडी, हमारे यहाँ इंडिया CDS को है, ठीक। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड बहुत सारे कंपनी, बहुत सारे देश हैं जहाँ पे खाली WHO एज ए रेगुलेटरी बॉडी काम करती है, हमारे यहाँ भी डोमेस्टिक मार्केट में WHO काम करती है, राइट। तो कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, कहाँ कहाँ की हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है, इस तरीके के क्वेश्चन। दो सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करो, naukri.com पे बना लो, ठीक। अगर वाकई में थोड़ा भी फायदेमंद लगा तो बताना, इसके पार्ट 2 में काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, फिर पार्ट 2 इसका बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो करना ठीक नहीं। तो अगर पसंद आएगा तभी आगे बनेगा, नहीं पसंद आएगा तो यही इतना ही काफी है तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो भाई, ऑल द बेस्ट।